दोस्तों मैंने क्या कहा था कि टीएटी को ही हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मतलब थीमेटिक एपरसेशन टेस्ट, जिसको दिया था मुरे और मॉर्गन ने। लियोपोल्ड बेलोक ने सीएटी परीक्षण दिया था। ये परीक्षण देखो, टीएटी और सीएटी दोनों ही व्यक्तित्व को मापता है। फर्क बस इतना है कि टीएटी परीक्षण ये 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों की व्यक्तित्व को मापता है और सीएटी परीक्षण बालक के व्यक्तित्व को मापता है। और हरमन रोरसा ये भी व्यक्तित्व परीक्षण के जनक थे। इन्होंने दिया था दोस्तों स्याही धब्बा परीक्षण। और कैटल, इन्होंने सील गुणों का अध्ययन किया था, 14 सील गुणों का व्यक्तित्व का अध्ययन किया। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं। सृजनात्मक प्रक्रिया के जनक ग्राहम वालस के अनुसार इसके 4 चरण कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आज ही इसी क्लास के अंदर याद करना है। एक बार मैं कराया हूं और आज ये फिर से आया है। मोहन प्यारे, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सवाल ये है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, बात आप समझेंगे नहीं, है ना। मैं आपकी पूरी बात से एग्री करता हूं, लेकिन उसमें कुछ मैं कहूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझेंगे नहीं आप। क्योंकि जनता जनार्दन है, आप समझते नहीं हैं। जनता को नहीं पसंद है जो आप सोच रहे हो। सृजनात्मक प्रक्रिया के जनक ग्राहम वालस के अनुसार इसके 4 चरण क्रम से क्या क्या होते हैं? देखो दोस्तों, सृजनात्मकता क्या होता है? हमने कहा था कुछ नया करना। एक बच्चा अगर कागज के नाव बना सकता है या मिट्टी के बर्तन, मान लो बालक को मिट्टी का बर्तन बनाना है, तो पहले समस्या खोजेगा। बहुत लोग दोस्तों क्या करते हैं, पहले समस्या खोजते हैं वो। देखो गुरु, जाहिर सी बात है, मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के बाद फिर क्या करोगे? तैयारी करने के बाद दोस्तों क्या करोगे? क्योंकि एक बार आपने क्या किया, तैयारी का मतलब क्या होता है? इसमें व्यक्ति समस्या को परिभाषित करेगा, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जानकारी इकट्ठा करेगा, ये होता है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा चरण होता है उद्भवन। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पे समस्या का समाधान नहीं मिलता, बल्कि जो जानकारी उसने इकट्ठा कर लिया है, अब वो अपने दिमाग में उस पर काम करने पर वो जोर देता है। तैयारी में तो आपको मिट्टी का बर्तन कैसे बनाना है जानकारी इकट्ठा किया। उद्भवन में क्या होता है, अब आप दिमागी तौर पे तैयार हो रहे हो कि हाँ हाँ ऐसे करना है। और प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है? प्रदीप्ति का मतलब दोस्तों ये वो चीज़ होती है जब आप दोस्तों काम को शुरू कर देते हो। और चौथा चरण ये होता है कि आपका बर्तन बन के तैयार हो जाता है। तो तैयारी, उद्भवन, प्रदीप्ति, सत्यापन, ये 4 चरण हैं। फिर से याद कर लो, तैयारी, उद्भवन, प्रदीप्ति, सत्यापन। कमेंट में लिख लिख कर तैयार करो गुरु, नहीं तैयार करोगे एक एक नंबर की लड़ाई है। जब एक नंबर से कोई बचता है ना, उसके पूछो, जो 90 नंबर लाते हैं उनसे पूछो। अगर एक नंबर कम हुआ होता तो फिर कहानी खराब होती। तो किसी को ये नहीं पता किसके कहाँ कुछ गड़बड़ हो, इसलिए हमें बाल विकास में या फिर हिंदी में कहीं रिस्क नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। अभिप्रेरणा का, देखो इसकी पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा इस क्लास की, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर ज़्यादा है, तो इसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, एक बार रिवीजन कर लेना। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? क्लार्क एल हल ने दिया। साथियों, प्रणोद न्यूनता को ही कहते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। कौन याद कर रहा है भाई? इसको सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसी को दोस्तों कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा आपको पूरा समझाऊंगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको। दोस्तों जो क्लार्क एल हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं, उसके कुछ चरण होते हैं। उसमें एक अंतर्नोद होता है, एक प्रणोद होता है। इन शब्दों का मतलब क्या होता है, एक एक करके मैं सब पे डिस्कस करूंगा। देखो दोस्तों, चाहे इसको प्रबलन का सिद्धांत कहो, चाहे पुनर्बलन का सिद्धांत कहो, चाहे अंतर्नोद कहो, बात एक है। हम आपको बताते हैं प्रणोद क्या होता है। हमने कहा दोस्तों, जैसे एक चीज बात मेरे को बताओ, जो आपकी जरूरत, जैसे आपको प्यास लग रही है,
तो जो प्यास का जो एहसास आपको हो रहा है, इसको आपको अंदर पे धक्का लग रहा है, हमको प्यास लग रही है, हमको पानी चाहिए। तो जो अंतर्नोद होता है वो प्यास का एहसास है, और जो पानी है वो प्रणोद है। प्रणोद का मतलब होता है दोस्तों, मैं इसको डिलीट करके बताता हूं। प्रणोद का मतलब होता है जरूरत। प्रणोद मतलब पानी, आपकी जरूरत क्या है। और अंतर्नोद का मतलब होता है वो दोस्तों, आपको पानी का जो एहसास हो रहा है, प्यास का जो एहसास है, वो अंतर्नोद है। ठीक है। और जब आपको पानी मिल जाएगा तो ये आपका जो प्रणोद है वो न्यून हो जाएगा। ये सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया। नाम बता दूं, इसी को सबलीकरण का सिद्धांत कहा, अंतर्नोद का सिद्धांत कहा, प्रणोद न्यूनता कहा गया, प्रबलन का सिद्धांत इसी को कहा गया। सिद्धांत एक ही है, बस दोस्तों इसके नाम अलग अलग हैं, जो आपको फंसा फंसा के वो पूछता है। मैस्लो ने, चलो मैस्लो की बात करेंगे तो और भूल जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान को खींचने का बाह्य कारक है? आपके ध्यान को खींचने का साथियों बाह्य कारक कौन सा है? हाँ, थैंक यू सो मच। देखो हमारा दांत का जो दर्द है, आम तौर पे साथियों आपका प्यार इतना मिलता है ना, तो दर्द हो तो अपने आप सही हो जाता है। और आप लोगों ने अगर शायद इतना फोर्स ना किया होता ना, वैसे जल्दी मैं दवा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतना दर्द हो रहा था दांत में। क्योंकि दांत में सूजन जो होता है ना, बहुत दर्द करता है, बड़ा तकलीफ आता है। लेकिन आप लोगों का इतना मैसेज है, बहुत सारे लोग तो दवाइयों के नाम तक लिख कर भेज दिए, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो खुद भी वो इस लाइन में है, फार्मासिस्ट भी काफ़ी लोग हैं। तो आपके प्यार के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बाकी अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। तो दोस्तों कौन सा ध्यान वस्तुगत, देखो इंसान की रुचि ये आंतरिक कारक है, आपकी आदत अच्छी खराब है ये आंतरिक कारक है, आपकी जो आदत है वो आंतरिक है। लेकिन दोस्तों उद्दीपक की जो नवीनता है, अब भाई साहब, अब आपको बाहर रसगुल्ला दिखा, तुम्हारा ध्यान चला गया, अरे बहुत अच्छी जिलेबी महक रही, बहुत अच्छी। तो वो देखो, जो बाहर से चीजें देखकर आप आकर्षित होते हो वो बाह्य कारक होता है। बाकी तो आपको दोस्तों पता ही है। हाँ, प्रणोद का मतलब जरूरत, मतलब वो पानी आपकी जरूरत है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? दोस्तों एक बालिका ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, मैंने देखा, वो बालिका होगी 25-30 साल की रही होंगी। उन्होंने कहा कि 55-57 साल के लोग पास हो जा रहे हैं, और गलत भाषा का प्रयोग करके उन्होंने कहा, और हम लोग नहीं पास कर पा रहे हैं। मतलब यंग पीढ़ी नहीं पास कर पा रही है, और 55-57 साल के लोग सीटेट पास कर दे रहे हैं। अब ये बताओ उनकी कितना मेहनत आप कर रहे हो? जितना जद्दोजहद के साथ आजकल ये हमारे जो अभिभावक हैं, जो शिक्षकगण हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो उतना शिक्षक युवा पीढ़ी कर रहा है। ये जो 25 से लेकर 32 साल की जो पीढ़ी है दोस्तों, 35 साल वाली, ये जो इतने वाले हैं, उतना आपके अंदर वो है। आप तो सारा दिन केवल लाइब्रेरी जा रहे हो। 90% लोग तो केवल लड़की देखने जा रहे हैं, टाइम पास करने जा रहे हैं, एसी का हवा खाने जा रहे हैं। अब पढ़ने के लिए तो ज़मीन में बैठकर भी पढ़ सकते हो, घर में सो रहा होता तो रात में पढ़ो ना, कौन कह रहा है मत पढ़िए? पढ़ना है तो रतियम पढ़ो, कौन मना कर रहा है? नहीं तो झूठे काम। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसी हैं काम ना करने के लिए सुबह जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली हैं, और वहां पे जाके पूरा मौज कर रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। मतलब आदत इतनी खराब हो गई है लोगों की, ये लाइब्रेरी, और ये एक नई बीमारी आई है, ये एक नई बीमारी आई है इस समाज में। तो भाई साहब दूर रहो इससे। साथियों इसके उत्तर की तरफ मैं आऊंगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वर्ष 1925 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक व्यवहारवाद के लेखक कौन है? बताओ दोस्तों, व्यवहारवाद का लेखक कौन है? हाँ, बहुत कड़वी होती है बच्चा, इसीलिए मुझे काफ़ी लोग पसंद नहीं करते हैं, खासकर युवा पीढ़ी तो मुझसे बहुत नफरत काफ़ी लोग करते हैं। कारण होता है कि मैं जो बोलता हूँ उनको आग की तरह लगता है, जो बतिया मैं बोल देता हूँ उनके सीने में आग की तरह लगता है। कल इसी बात को लोग क्लास में कहीं देखेंगे,
भाई दिन में तो बच्चे देख रहे हैं ना, लाइब्रेरी में जाकर वीडियो हमारा देख रहे हैं, उनको ये आग की तरह लगता है कि क्या बोल रहा है ये, अच्छी बात तो बुरा लगेगा ही। और मैं साफ साफ कहता हूँ, जिसे अच्छी बात भी बुरी लग जाए, भैया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि ठेला लगाने का समय आ गया है। अरे आज नहीं ठेला लगाओगे तो 10 साल बाद लगाओगे, समझ गए ना? लगाना तो पड़ेगा, लेकिन आज नहीं समझना चाहते हो। आज तो आपको लड़की देखने में मजा आ रहा है। भाई मैं कहता हूं, मैं कैसे समझाऊं, बालकों को नहीं समझ में आएगा, ये कैसे लोगों को समझाया जाए। लेकिन खैर छोड़िए, हमको क्या लगता है भाई साहब, जिसका जो मर्जी वो करे भाई, हमें क्या होता है। साथियों 1925 में प्रकाशित जो प्रसिद्ध पुस्तक है व्यवहारवाद के जनक कौन है, लेखक कौन है? यार ये तो रट कर बैठे हो यार आप लोग, कौन कहता है, किसको नहीं पता। जेबी वाटसन इनका नाम है, ठीक है। पावलाव तो कुत्ते पर प्रयोग किए थे। इनके सिद्धांत को आप लोग संबंध प्रत्यावर्तन या क्लासिकी का सिद्धांत कहते हो। चलिए दोस्तों, आगे डिस्कस बहुत नहीं करना है। स्किनर द्वारा अधिगम के प्रयोग के लिए प्रयोग किए गए डिब्बे को बाद में क्या नाम दिया गया? गजब का क्वेश्चन है। मतलब अगर परेशान करना हो तो कुछ भी क्वेश्चन में जोड़ दो। स्किनर द्वारा अधिगम के प्रयोग के लिए उपयोग किए गए बॉक्स या डिब्बे को बाद में क्या नाम दिया गया? पजल बॉक्स, भूल भुलैया, स्किनर बॉक्स या ब्लैक बॉक्स? अरे वह बॉक्सवा जिसके अंदर चूना को वो कैद करके रखे थे। रोज खटका दबाते चूहे को खाना मिलता, खटका दबाते चूहे को खाना मिलता। एक दिन बंदूक दगी, चूहा भाग गया। बस वही बात है। यह बतिया तो कहते स्किनर कि जब तक जिंदगी में सब, ये यार कड़वे सत्य है कि जब तक जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे ही नकारात्मकता आई, कोई नहीं साथ देगा। दुनिया में अकेले आए वो अकेले जाना है, कोई आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए कहता हूं अपनी जिंदगी को खुलकर एंजॉय करो, पूरा एंजॉय करो, जो आपको अच्छा लगे वह करो। लोगों के हिसाब पे जिंदगी नहीं जीनी है। आगे दोस्तों, जब बाएं हाथ से सीखा गया कौशल का उपयोग दाएं हाथ से आप लोग करने लग जाओ तो इसको द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पहले आप दाहिने हाथ से साइकिल चलाते थे, आज बाएं हाथ से भी चला लेते हो। पहले दाहिने हाथ से रोटी बनाती थी, आज दाहिने हाथ से भी बना लेते हो। पहले दाएं हाथ से कलम लिखते थे, आज बाएं हाथ से भी कलम बना लेते हो। तो ये दोस्तों द्विपार्श्विक स्थानांतरण है। क्षैतिज स्थानांतरण वो होता है जैसे आपको गणित का सवाल आता है तो आपने विज्ञान का भी सवाल लगा लिया, ये क्षैतिज स्थानांतरण है। समझ गए साथी? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको घुमा कर ले चलूंगा, आ जाओ। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अगर इस परिभाषा का डेफिनेशन गलत हो गया तो गुरु फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल, अभी बहुत सारे साथियों ने सही सेशन को लाइक नहीं किया है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और हमारे साथी काफ़ी लोग एक्टिव भी हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन काफ़ी लोग नहीं करते हैं लाइक, पता नहीं कि क्यों नहीं करते लोग। हो सकता है कि काफ़ी लोग हमसे जलते तो नहीं हो यार। जलते का मतलब ये होता है काफ़ी लोग हमसे परेशान रहते हैं कि टीचर इतना ज़्यादा प्रताड़ित क्यों करता है, गलत क्यों बोलता है, इतना कड़वा क्यों बोलता है। यार ऐसा मत सोचा करो भाई, मुझे क्या शौक़ लगा है आपको गलत बोलने का। मैं गलत बोलता नहीं हूँ, वो मेरे अंदर से निकल जाता है। जो सत्य है बोल देता हूँ। बाकी लाइक करोगे तो भी ठीक है, नहीं लाइक करोगे तो मैं आपको फ्री देखने नहीं दूंगा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। भाई देखो बहुत सीधी जमाना है। मैं देखो मेरा एक नियम है कि सठे साठ्यम समाचरित, कि सठ के साथ सठ का ही व्यवहार करना चाहिए। गुरु इसका उत्तर होगा क्रो एंड क्रो, सीधी सी बात है। तो दोस्तों अगर कभी परिभाषा में आदत शब्द आए तो क्या होगा? क्रो एंड क्रो। और उड्वर्थ की अधिगम की परिभाषा क्या है कि नवीन काम करके कुछ नया करने के तरीके को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे अधिगम कहते हैं। लेकिन नया काम करोगे कब? नवीन काम आप तभी करोगे जब पैसा होगा, वर्थ होगा। और वर्थ का मतलब दोस्तों होता है ताकत, पैसा। और पैसे से साथियों नया होता है। हाँ कुछ बातें लोगों को मेरे चुभती है, मैं जानता हूं। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। और गिलफोर्ड वाली परिभाषा तो सबको याद होगा ना कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये बात दोस्तों गिलफोर्ड ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने नहीं दिया था, इसको स्पीयरमैन ने दिया। जी कारक और यस कारक। जी मतलब जनरल बुद्धि, मतलब सामान्य बुद्धि।
तो स्पीयरमैन ने दोस्तों कहा था कि साथियों जो जनरल बुद्धि होता है वो सबके अंदर होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, जो विशेष बुद्धि है, ये सबके अंदर नहीं होता है। क्योंकि हर व्यक्ति नेता, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता या शिक्षक नहीं बन सकता, क्योंकि ये बच्चे के परिवार के वातावरण पर निर्भर करता है। उसको वातावरण कैसा मिल रहा है साथी, वो वैसा ही बनता है कि नहीं। और बाकी थ्रस्टन ने बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत दिया था। भाई कुछ समस्याएं ऐसी हैं जहाँ पे आप लोग घरों में सुनते हो, कहते हैं अभी घर में सब इकट्ठा होंगे तब समाधान होगा, मतलब समूह में ही मिलकर बुद्धि खोजी जाती है। तो वो थ्रस्टन ने समूह कारक दिया। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिविमी मॉडल दिया। और गार्डनर के बारे में तो आपको पता है, उनने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। हमने कहा अगर परिभाषा में योग शब्द लिखा है तो तुरंत आप इसको ट्रिक से फॉलो करो। अगर वंशानुक्रम की परिभाषा में अगर योग लिखा है तो मैंने कहा तो दोस्तों बी से लेकर एन तक जोड़ा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एन झा। तो बी एन झा ने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कोई किंतु परंतु की जगह नहीं है। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था को खिलौने की आयु कहते हैं? बताओ दोस्तों, विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसको साथियों खिलौने की आयु कहा जाता है? प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग जवाब देंगे, सही उत्तर देना है हाँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बाल्यावस्था को ही कहते हैं खिलौने की आयु, लेकिन यहाँ पे समस्या तब फंस जाता है जब बाल्य में दो अवस्था दे दे, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो इसमें देखो खिलौना मतलब क्या, जब बच्चे को आप बर्तन की तरह, मिट्टी के बर्तन की तरह है, आप सांचा देकर उसको आकार दे सकते हो, ज्ञान देकर, यानी पूर्व बाल्यावस्था। यानी साथियों 3 से 6 साल की उम्र को क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, जो कि बच्चे के निर्माण की अवस्था है। और उत्तर बाल्यावस्था, इसको तो दोस्तों गैंग एज कहते हैं, जहाँ पे बच्चा क्या करता है? मित्र बनाता है, सक्रिय सदस्य बनता है। आगे किशोरावस्था में वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई, इसका अर्थ क्या होता है? वीर पूजा का मतलब यह है दूसरों का अपना आदर्श मान लेना। यही कमवा तुम सबसे गलत करते हो, किसी का फैन वैन मत बना करो। किसी को, आजकल लोग सलमान खान के बन रहे हैं फैन, विराट कोहली के फैन बन रहे हैं। अभी आप देखो आरसीबी जीती है टाटा आईपीएल में देखो, अभी आईपीएल में आरसीबी जीती, कुछ बच्चे इस तरह पे नंगा होके नाच रहे थे। हमको समझ नहीं आता भाई कैसी मानसिकता है भाई, एक टीम के जीतने पे तुमको क्या मिलेगा? लेकिन फिर क्या कहोगे यार, ये दुनिया है, सबको समझाने पर आओगे तो बतिया बिगड़ जाएगा। सबकी सोच वैसा नहीं हो सकता है ना। हमेशा अपना फैन बनो भाई। अपना फैन का मतलब अपने आप को रोज अच्छा करो, अपने आप को रोज अपग्रेड करो, अपने अंदर रोज कुछ ना कुछ क्वालिटी लाओ, ठीक है ना। फैन वैन किसी का मत बनो, झूठ है फैन, हमको क्या मिलेगा फैन बन के किसी का। सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। वही दोस्तों लंबकाय, गोलकाय, सुडोलकाय। साथियों अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, सृजनात्मकता के विकास के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी दोस्तों मानसिक उद्वेलन तकनीक के जनक कौन थे? बताओ दोस्तों। देखो यार, देखो एक चीज बताएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी समस्याओं को भर देना कि बच्चा सोचने पर एकदम मजबूर हो जाए, इसी को कहते हैं बच्चे का चिंतन शक्ति बढ़ाना। तो इसके जनक कौन थे दोस्तों? इसका उत्तर क्या होगा? सोच कर बोलना है, इतना आसानी से जवाब नहीं देना है। और वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक ना किए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इससे बेहतर क्लास पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं पाओगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूं। सृजनात्मकता के विकास के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक के जनक कौन थे? साथियों देखिए, सृजनात्मकता के वैसे तो जनक अगर देखा जाए तो अलग व्यक्ति हैं, लेकिन इसका उत्तर दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग कह रहा तो ऑसबॉर्न होंगे। कौन होंगे? ऑसबॉर्न, इसको रटना पड़ेगा। बुद्धि मापन के क्षेत्र में मानसिक आयु का संप्रत्यय अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले दिया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग गलती करके विलियम स्टर्न मार देते हैं, टर्मन मार देते हैं,
जो कि साथी एकदम गलत है। प्यारे साथियों और मेरी बहनों, अगर आपको मानसिक आयु शब्द की खोज अगर किसने किया सबसे पहले, तो विनय थे। वही विनय जिन्होंने दोस्तों बुद्धि शब्द की खोज की थी। जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने दोस्तों देखो विनय ने ही तो कहा था कि भाई बुद्धि के एक कारक होते हैं, बुद्धि एक कारकों से मिलकर बना होता है। बुद्धि पर पहला प्रयोग भी तो दोस्तों विनय ने ही तो किया था, जो एक कारक का सिद्धांत कहलाया। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता भी तो विनय ही थे। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। अगर तुम बात करोगे स्टर्न की, ये तो बुद्धिलब्धि का पहला फार्मूला दिए थे। टर्मन ने संशोधित फार्मूला दिया था, है कि नहीं? तो साथियों, ये रहा आपका आज का सेशन। हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, परेशानी है, दोस्तों आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी सूचना आपके लिए, और आपको हमारी तरफ से बहुत लोग बच्चे कह रहे थे सर आपने ऑफर कई दिनों से नहीं दिया। महीने बीत गए लेकिन आपने कोई ऑफर नहीं दिया। देखो ऑफर दोस्तों रोज नहीं आता है। कारण ये होता है कि जब ऑफर रहता है तभी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के तरह नहीं हूँ कि रोज ऑफर निकाल कर कोर्स बेचूँ। जब ऑफर होता है तो बता देता हूँ। तो सारे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो ध्यान देंगे। ये जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है, खासकर वो लोग जो यूपी टेट पहली बार में पास करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। देखो पहली बात तो कुछ गलतियां ना करो। गलती नंबर 1 साथी, कोई बैच मत ज्वाइन करना, क्योंकि 5 घंटे 7 घंटे डेली क्लास मत करो। अगर करोगे तब भी याद नहीं होगा, फंस जाओगे। किताबों के पीछे मत भागना, किताबों में इतने पन्ने होंगे परेशान हो जाओगे। सीधी सी बात है, यूपी टीईटी का पैटर्न पकड़ो। 2011 से लेकर 22 तक देखो जो प्रश्न पूछा गया है वो किस टॉपिक से पूछा गया है। अगर वो टॉपिक आपको मिल गया तो कितना भी कठिन पेपर बन जाए लेकिन तुम्हारा नंबर 110 105 से कम कभी नहीं होगा। और इसी समस्या के समाधान के लिए आपको मैं दे रहा हूं ये 200 पेज का दोस्तों एक प्रीमियम नोट्स है, जिसके अंदर पूरा पूरा सिलेबस साथियों कवर कर दिया गया है। यानी इसे पढ़ने के बाद फिर किताब और वीडियो किसी की ज़रूरत नहीं है। सवाल है आपको कैसे मिलेगा? नीचे दोस्तों आपको नंबर दिख रहा है 9653050981 पे सीधा कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। आपको कैसे मिलेगा सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वहाँ पे लिखना यूपी टेट प्राइमरी या जूनियर जो है वो लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको फीस तो होगा 999 का, लेकिन फिर कहता हूँ ऑफर काफ़ी दिन बाद आया है। तो जो बच्चे इसको आज परचेज कर रहे हैं अगले 1 घंटे 1.5 घंटे, तो उन्हें मिलेगा दोस्तों ये मात्र 499 में। और आप केवल ये 499 का नोट्स नहीं ले रहे हो, ये आपके पास होने की गारंटी ले रहे हो, क्योंकि इसमें केवल नोट्स थोड़ी मिलता है। आपको इसमें हर पेपर का अति संभावित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलता है, रोज का आपको इसमें टेस्ट मिल जाता है। तो सब कुछ है, लेकिन कब तक मिलेगा? ये सिर्फ आज के लिए आपको मिलेगा ये 499 में। तो करना क्या है, सीधा व्हाट्सएप मैसेज करो, वहाँ अपना पेपर लिखना, फिर आपको पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर लेना, तुरंत आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात, देखो भैया रोज ऑफर नहीं आएगा, इसलिए आज कह दिया हूँ तो उपयोग कर लेना, बाद में मत कहना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी का। मुलाकात दोस्तों आपसे मैं करूँगा कल शाम को 3 बजे इसी चैनल पर, एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी का।